फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है कैलिबर एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आप सभी को बहुत अच्छे से विदित है कि आरएस 2024 का जो विज्ञापन है, नोटिफिकेशन है, वो आ चुका है। नोटिफिकेशन के बाद आपके लिए सिलेबस भी आरपीएससी ने जारी कर दिया है, एग्ज़ाम डेट भी आपके लिए आ चुकी है। तो अब हमें ये लगता है कि हमें फुल स्पीड के अंदर अपनी तैयारी पे उतर जाना चाहिए। अब अगर हम देरी करते हैं तो हमारे लिए जो सीरियस एस्पायरेंट्स हैं, जिनको एग्ज़ाम किसी भी कीमत पर पास करना है, उनके लिए अब घाटे का सौदा होगा। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैंने ये डिसाइड किया है, हमारे कैलिबर एजुकेशन की टीम ने ये फिक्स किया है कि हम आप सभी अभ्यर्थियों के लिए, आप सभी मित्रों के लिए जो है एक मदद का, एक हेल्प का प्रोग्राम लेके आए हैं, जिसका नाम है आरएस 2024 प्रीलिम्स स्प्रिंग सीरीज। स्प्रिंग सीरीज इसका नाम इसलिए रखा गया है कि तैयारी आपकी खुद स्वयं करेंगे आप, क्योंकि अपने पास इतना टाइम नहीं है कि हम डिटेल से एक एक चीज़ का वैसा अध्ययन कर पाएँ। और अध्ययन जो है वो आपको खुद को ही करना होगा, लेकिन आपके अध्ययन को एक अच्छी धार देने के लिए, एक अच्छा आपके अध्ययन का आकलन करने के लिए हमने स्प्रिंग सीरीज़ नाम से एक क्वेश्चंस की सीरीज शुरू करने का निर्णय किया है, जिसके अंतर्गत सबसे ज़्यादा डिमांडिंग जो सब्जेक्ट रहता है, जो डिमांडिंग विषय रहता है, वो ये रहता है कि जो इकोनॉमिक सर्वे है, उससे प्रीलिम्स एग्ज़ाम में 10 से लेके 20 क्वेश्चन के बीच में आते रहे हैं। और ये पूरी उम्मीद है कि इस वाले एग्ज़ाम में भी इकोनॉमिक सर्वे से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए हमने डिसाइड किया है कि हम इकोनॉमिक सर्वे से चालू करते हैं। तो दोस्तों, हमने इकोनॉमिक सर्वे को एक साइंटिफिक तरीके से डिवाइड किया है, जिसके तहत जो आपका चैप्टर 1 है, ठीक है ना, इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर 1, जिसमें आर्थिक प्रवृत्तियों का जो आंकड़े दिए हुए हैं उनसे संबंधित चैप्टर है, उसको हम सबसे पहले ले रहे हैं। ये थोड़ा सा आपको उलझाऊ और इस प्रकार का हो सकता है कि इसमें आंकड़े दिए हुए हैं, लेकिन एनीवे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सब को कवर किया गया है। और उम्मीद करता हूँ मैं कि आपके लिए, अगर आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे, देखेंगे, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। तो बिना किसी देरी किए आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि राज्य घरेलू उत्पादन अनुमान में शामिल है, यानी राज्य घरेलू उत्पाद जो है उसमें क्या शामिल है, ठीक है। समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, जो ए ऑप्शन है आपका, वो क्या है, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। ब ऑप्शन है वो है केवल उत्पादित वस्तुओं का मूल्य। स ऑप्शन है केवल सेवाओं का मूल्य। और द ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। जो ए ऑप्शन है आपका वो सही है, ठीक है। यानी जो जीडीपी है, आपको राज्य के संदर्भ में अगर आप समझ रहे हैं, तो वही चीज़ है जो नेशनल लेवल पर जीडीपी के बारे में हम बात करते हैं कि समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य कौन सा मूल्य, मौद्रिक मूल्य, जिसको पैसे में हम कैलकुलेट करते हैं कि एक वित्तीय वर्ष के अंदर जितनी भी वस्तुएं उत्पादित हुई है, पर्टिकुलर किसी राज्य की बात कर रहे हैं तो राज्य के लिए, किसी देश की बात कर रहे हैं तो देश के लिए,
तो उनका अंतिम मौद्रिक मूल्य, ठीक है, वही अगर राज्य के लिए बात कर रहे हैं तो जीएसडीपी हो जाएगी, और देश के लिए बात कर रहे हैं तो जीडीपी हो जाएगी, ठीक है। आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, आर्थिक समीक्षा के अनुसार प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 2023-24 में निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है, ठीक है। ये थोड़ा सा फोटो मिस्टेक कर रहा है, इसको मैं शिफ्ट कर देता हूँ इस तरफ, ठीक है, अब कोई असुविधा नहीं होगी। आर्थिक समीक्षा जो आपकी है ना, उसके अनुसार प्रचलित कीमतें जो है उस पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी जो है आपका, जीएसडीपी जो है वो वर्ष 2023-24 में निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है, ठीक है। तो जीएसडीपी जो है आपका जीडीपी वृद्धि दर भारत के लेवल पर, पूरे देश के लेवल पर होती है, और जीएसडीपी जो होती है दोस्तों वो एक पर्टिकुलर राज्य के लिए होती है। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा 12.56%, ठीक है। एक मिनट में मार्कर को लेके आता हूं। कितना हो जाएगा? 12.56%। आइए फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 की बात करें तो प्रचलित बुनियादी मूल्यों पर क्षेत्रवाद सकल राज्य मूल्य वर्धन की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यानी जो प्रचलित मूल्य है, प्रचलित बुनियादी मूल्यों पे क्षेत्रवार जो है सकल राज्य मूल्य वर्धन, यानी जो आपकी सकल मूल्य वर्धन यानी जो आपकी ग्रोथ हुई है, उस ग्रोथ के अंदर आपका कौन से क्षेत्र का कितना प्रतिशत योगदान है उसकी बात यहाँ की गई है। इसमें से आपको सत्य कथन है वो बताना है। की बात करते हैं, इसमें है कृषि क्षेत्र का योगदान वर्ष 2023-24 में 26.72% अनुमानित है। यानी एग्रीकल्चर का जो है वो आपके सकल मूल्य वर्धन में यानी जीडीपी में, जीएसडीपी में कितने प्रतिशत योगदान रहा है, वो रहा है आपका 26.72%। कथन ब की बात करते हैं तो ये उद्योग क्षेत्र के बारे में बात कर रहा है कि उद्योग क्षेत्र का योगदान वर्ष 2023-24 में 28.21% रहा है, ठीक है। सेवा क्षेत्र जो है उसकी बात करता है ये तीसरा सेवा क्षेत्र का योगदान वर्ष 2023-24 में 45.07% अनुमानित है। जो अंतिम ऑप्शन है आपका वो ये है कि उपयुक्त सभी कथन सही है। तो जो सही उत्तर है दोस्तों वो उपयुक्त सभी कथन सही है, द वाला ऑप्शन है वो सही है। यानी कि कृषि क्षेत्र का योगदान 26.72% है, उद्योग का 28.21% है, और सर्विस सेक्टर का है वो 45.07% है। तो ये आपके सारे के सारे कथन जो है वो सही है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बात कर रहा है कि आपके सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुमानों में मूल्य की गणना हेतु आधार वर्ष को निश्चित करने का कारण कौन सा है। यानी जो आपके सकल राज्य घरेलू उत्पाद है, जीएसडीपी है, उसके अनुमानों को निर्धारण करने के लिए एक तो स्थिर मूल्यों पर बात की जाती है, एक प्रचलित मूल्यों पर बात की जाती है। तो जो स्थिर मूल्यों पर बात करते हैं उसमें क्या होता है कि आपके एक आधार वर्ष को फिक्स किया जाता है, ठीक है। तो उस आधार वर्ष को फिक्स क्यों करते हैं, उसके जो है कारणों के बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो इसमें से आपको क्या करना है
एक कारण जो सही आपको लगता है उसको टिक करना है। तो आपका ए ऑप्शन है मूल्य परिवर्तन अथवा मुद्रास्फीति के प्रभाव को शून्य करना। ठीक। ब ऑप्शन है सरकारी सब्सिडी को युक्ति युक्त बनाना। स ऑप्शन है बजट अनुमानों का सही आकलन करना। और द ऑप्शन है सरकार के राजकोषीय घाटे को कम करना। तो इसका जो है सही ऑप्शन है वो सही उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? वो होगा अ, यानी मूल्य परिवर्तन अथवा मुद्रास्फीति के प्रभाव को शून्य करना। आधार वर्ष रखने के बाद क्या होता है कि उस आधार वर्ष की तुलना में जो प्रेजेंट वर्ष है उसमें दरों में कितना अंतर आया है। इस बीच अगर कोई मुद्रास्फीति यानी महंगाई बढ़ गई है, किसी चीज़ के मूल्यों में परिवर्तन आ गया है, यानी डेप्रिसिएशन हो सकता है या वृद्धि भी हो सकती है, तो उसको हटा के एक वास्तविक आकलन निकालने के लिए जो है आपका आधार वर्ष को उपयोग में लाया जाता है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों प्रश्न नंबर 5। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 बात करता है कि राजस्थान राज्य में स्थिर यानी 2011-12 की कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2022-23 में अनुमानित है। यानी 2011-12 की जो कीमतें हैं, जो स्थिर कीमतें हैं, उनके आधार पर राज्य में प्रति व्यक्ति आय जो है वो 2022-23 में आपकी कितनी है, कितनी अनुमानित है। तो ये है दोस्तों आपकी, एक बार सभी ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ऑप्शन ए बात कर रहा है 84,935 रुपये। ऑप्शन बी बात कर रहा है 90,831 रुपये। ऑप्शन सी बात कर रहा है 99,404 रुपये। और ऑप्शन द बात कर रहा है 1,06,744 रुपये। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 84,935 रुपये। ये थोड़ा सा आंकड़ा जो है इसी तरह के आरपीएससी आपको क्वेश्चन पूछती है, आंकड़ों से तथ्यों से संबंधित क्वेश्चन आते रहे हैं, तो इसी वजह से हमने इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लिया है। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी किए जाते हैं। यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है वो औद्योगिक श्रमिकों के लिए कौन जारी करता है? तो इसका ऑप्शन ए है भारत सरकार के श्रम मंत्रालय नई दिल्ली के द्वारा, श्रम ब्यूरो चंडीगढ़ द्वारा, श्रम विभाग राजस्थान सरकार द्वारा, और द है नीति आयोग के गणना विभाग द्वारा। तो जो आपका औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है वो दोस्तों श्रम ब्यूरो चंडीगढ़ जो है ये जारी करता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए जो है ब ऑप्शन सही हो जाएगा, श्रम ब्यूरो चंडीगढ़। ठीक है, आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं। राजस्थान के थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष निम्नलिखित में से कौन सा है? दोस्तों ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न अमूमन अधिकांश एग्ज़ाम में देखा गया है और आरएस के एग्ज़ाम में भी, प्रीलिम्स एग्ज़ाम का, आरपीएससी का ये फेवरेट क्वेश्चन है। तो इसको आपको मिस नहीं करना है। इसका जो है थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष जो है वो 1999-2000, यानी स ऑप्शन जो है वो इसका सही उत्तर है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी स्थिर कीमतों पर 2011-12 का जो आधार वर्ष है उसकी स्थिर कीमतों पर वर्ष 2022-23 के लिए कितने प्रतिशत वृद्धि दर को दर्शाता है? यानी जो जीएसडीपी है राजस्थान की, वो आपके
2022-23 के लिए कितने प्रतिशत वृद्धि दर को बताता है? तो ऑप्शन ए की बात करते हैं। ऑप्शन ए में दे रखा है 7.81%। ऑप्शन बी कह रहा है 8.03%। ऑप्शन सी कह रहा है 7.0% और ऑप्शन द कह रहा है 9.8%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 7.81%, यानी इसका भी अ जो है ऑप्शन वो सही है। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 बात करता है कि स्थिर कीमतों पर, यानी वर्ष 2011-12 की जो स्थिर कीमतें हैं उनके ऊपर बुनियादी मूल्यों पर वर्ष 2023-24 में क्रमशः कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य वर्धन में योगदान है। यानी कि जो स्थिर कीमतें हैं वर्ष 2011-12 के आधार वर्ष पर, उसके आधार पर 2023-24 का जो आंकड़ा है उसमें कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र का योगदान वो कितना है, वो प्रतिशत में आपको बताना है। अ, ब, स, द चारों ऑप्शन में एक क्रमिक रूप से क्रमशः पूछा गया है क्वेश्चन में भी, तो क्रमिक रूप से प्रतिशत का आंकड़ा दिया हुआ है। तो इसमें से आपको सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि कृषि की बात करें तो 26.21%, उद्योग की बात करें तो 29.84% और सेवा क्षेत्र की बात करें तो 43.95% का योगदान दर्शाता है। तो इसका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 बात कर रहा है कि राज्य की प्रति व्यक्ति आय की गणना निम्न में से किस प्रकार की जाती है। यानी राज्य की जो प्रति व्यक्ति आय है उसको किस प्रकार कैलकुलेट किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसके ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन ए जो है वो बात कर रहा है शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद को राज्य की कुल जनसंख्या से विभाजित करके। ऑप्शन ब है सकल राज्य घरेलू उत्पाद को राज्य की कुल जनसंख्या से विभाजित करके। ऑप्शन स बात कर रहा है शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद को राज्य की कार्यशील जनसंख्या से विभाजित कर। ऑप्शन द बात कर रहा है सकल राज्य घरेलू उत्पाद को राज्य की कार्यशील जनसंख्या से विभाजित कर। तो प्रति व्यक्ति आय की जो हम बात करते हैं तो उसमें कार्यशील जनसंख्या का कोई लेना देना नहीं है। ये थोड़ा सा अपने दिमाग में अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो ये जनरल अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन हम जो एलिमिनेट मेथड है उसके आधार पे सही कर पाते हैं। जैसे कार्यशील जनसंख्या से कोई लेना देना नहीं है तो ये ऑप्शन स भी कट हो गया, ऑप्शन द भी कट हो गया। अब बचते हैं आपके ऑप्शन अ और ब। तो ऑप्शन ब के अंदर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की बात कर रहा है, यानी जो है जीएसडीपी की बात कर रहा है, जबकि एनएसडीपी की बात कर रहा है ऑप्शन ए। तो आप प्रति व्यक्ति आय हम निकाल रहे हैं तो प्रति व्यक्ति आय का जो आंकड़ा होता है वो थोड़ा शुद्धता से ही निकाला जाता है। तो इसमें आपको शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद है उसके अंदर राज्य की कुल जनसंख्या का अपन विभाजित करके भाग लगाते हैं तो आपको प्रति व्यक्ति आय की गणना प्राप्त हो जाती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों अ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है स्थिर कीमतों यानी वर्ष 2011-12 पर वर्ष 2022-23 के लिए राजस्थान का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितना है। यानी सीधा सीधा आपसे आंकड़ा ही पूछ लिया। तो आपको थोड़ा अजीब लग सकता है कि सीधा हम आंकड़े कैसे याद करें, लेकिन थोड़ा सा आपको अंदाज से
देखना ही पड़ेगा, क्योंकि जो आरपीएससी का ट्रेंड है वो उसी के आधार पे हमने क्वेश्चन तैयार किए हैं। और आरपीएससी भी आपसे सीधे बहुत बार जो है आंकड़े पूछ लेता है। तो ऑप्शन ए की बात करते हैं, 7,40,581 करोड़ रुपए। ये करोड़ रुपए हैं, थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा, ये रुपए नहीं होके करोड़ रुपए है। इसकी थोड़ी सी इकाई में थोड़ी सी टाइपिंग एरर्स हो गई है, इस वजह से। ऑप्शन बी की बात करते हैं तो 6,85,105 करोड़ रुपए, 12,15,197 करोड़ रुपए, ऑप्शन स। ऑप्शन द की बात करते हैं तो 1,59,664 करोड़ रुपए, है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ब, यानी 6,85,105 करोड़ रुपए जो है वो 11-12 की कीमतों पर वर्ष 22-23 के लिए राजस्थान का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद यानी NSDP जिसको बोलते हैं, वो इसका आ जाएगा। ठीक है, आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक थोक मूल्य सूचकांक का उद्देश्य नहीं है, यानी थोक मूल्य सूचकांक जो है वो जारी किया जाता है, उसका कौन सा एक उद्देश्य नहीं है। इस प्रकार का एनालिटिकल क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है। तो इसी को संदर्भ में रखते हुए ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए की बात करते हैं तो सरकार के द्वारा व्यापार, राजकोषीय, मौद्रिक और अन्य आर्थिक नीतियों के निर्माण में भूमिका। ठीक है, थोक मूल्य सूचकांक के उद्देश्यों की बात हो रही है। ऑप्शन ब की बात करते हैं, वित्तीय संस्थाओं, उद्योगों तथा व्यापार मंडलों के द्वारा उपयोग, ये भी ठीक है। ऑप्शन स की बात करते हैं, राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर के मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों के तुलनात्मक अध्ययन में सहायक, ये भी ठीक है। ऑप्शन द की बात करते हैं, केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति के अध्ययन में सहायक, यानी जो थोक मूल्य सूचकांक है इसका केंद्र सरकार और राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति के अध्ययन से कोई लेना देना नहीं है। ये तो एक प्रकार से महंगाई को मापने का एक फार्मूला है, एक सिस्टम है। ठीक है, तो ये जो वित्तीय संस्थाएं हैं, सरकार के राजकोषीय, मौद्रिक और अन्य नीतियां हैं, इन सब में क्या है कि एक अंदाज लगाने के लिए थोक मूल्य सूचकांक जो है वो जारी किया जाता है कि महंगाई किस दर से घट रही है या बढ़ रही है। तो इसके लिए आपका उद्देश्य नहीं है, तो आपका ऑप्शन द नहीं है। तो अ, ब और स, ये अगर इस तरह से ऑप्शन नहीं है अगर पूछा गया है, ऑप्शन है अगर पूछा गया है, तो इनमें से एक बार इनको आप देख लेंगे, इसको समझ लेंगे तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 की बात हम करें तो क्वेश्चन नंबर 13 बात कर रहा है कि राजस्थान सरकार द्वारा लोक थोक मूल्य सूचकांक को जारी किया जाता है, यानी थोक मूल्य सूचकांक जो राज्य सरकार जारी करती है वो कितने ड्यूरेशन पर जारी किया जाता है, ये ही क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन ए की बात करते हैं तो वार्षिक आधार पर, ब है अर्धवार्षिक आधार पर, स है त्रैमासिक आधार पर, द है मासिक आधार पर। तो दोस्तों थोक मूल्य सूचकांक जो है वो राज्य सरकार जो है वो मासिक आधार पर जारी करती है, यानी प्रत्येक मंथ, प्रत्येक कैलेंडर मंथ जो है वो सरकार के द्वारा थोक मूल्य सूचकांक जारी किया जाता है और इसका उपयोग अलग अलग जगह पर किया जाता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, मासिक आधार पर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है,
इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो आपके एग्ज़ाम की डिमांड को देखते हुए, एग्ज़ाम के पैटर्न को देखते हुए हमने क्वेश्चन तैयार किए हैं। तो कथन नंबर 1 है, राजस्थान सरकार द्वारा थोक मूल्य सूचकांक में 154 वस्तुओं को सम्मिलित किया गया है। आपका कथन 2 है, सूचकांक में, यानी कौन से सूचकांक में, थोक मूल्य सूचकांक की बात हो रही है। तो सूचकांक में 75 प्राथमिक वस्तु समूह तथा 69 विनिर्मित उत्पाद समूह तथा 10 ईंधन, शक्ति, प्रकाश एवं उपस्नैक समूह में शामिल है। उपर्युक्त कथनों में से सही कथन है, यानी जो उपर्युक्त आपको दोनों कथन दिए गए हैं, इनमें से सही कथन कौन सा है? केवल 1, केवल 2, उपर्युक्त दोनों सही है, उपर्युक्त दोनों गलत है। तो इसके अंदर आपका सही उत्तर जो हो जाएगा वो दोस्तों स हो जाएगा, यानी उपर्युक्त दोनों सही है। यानी जो कथन दोनों दिए गए हैं कि थोक मूल्य सूचकांक में 154 वस्तुओं को सम्मिलित किया गया है, और ये 154 वस्तुओं में से 75 वस्तुएं हैं वो प्राथमिक वस्तु समूह में आती है, और 69 जो है वो विनिर्मित उत्पाद में आती है, और 10 वस्तुएं हैं वो ईंधन, शक्ति और प्रकाश और उपस्नैक को जो है वो शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 बात कर रहा है कि सरकार द्वारा मुद्रास्फीति की गणना हेतु सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। यानी मुद्रास्फीति की गणना जो सरकार करती है, महंगाई दर की जो गणना सरकार करती है, उसमें सबसे ज़्यादा जो महत्व दिया जाता है, सबसे ज़्यादा जो फोकस किया जाता है, वो किस पर किया जाता है? तो ऑप्शन ए है थोक मूल्य सूचकांक, ऑप्शन बी है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ऑप्शन सी है उपर्युक्त दोनों सूचकांक, और ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को, यानी जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता उस पर वस्तु की कीमतों का क्या प्रभाव पड़ रहा है ना। तो अल्टीमेटली जो उपभोक्ता है वो ही महंगाई की दर को एक तरह से झेलता है, एक तरह से महंगाई की दर उसको प्रभावित करती है। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है उसको सरकार मुद्रास्फीति की गणना के दौरान सबसे ज़्यादा जो है महत्व देती है। तो आपका ऑप्शन ब सही हो जाएगा, ऑप्शन ब। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अंतर्गत ग्रामीण, शहरी एवं संयुक्त हेतु CPI, RU एंड C निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी किए जाते हैं? यानी जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अंदर ग्रामीण, शहरी और संयुक्त, यानी ग्रामीण का, शहरी का और दोनों का शामिल करके किस संस्था के द्वारा जारी किए जाते हैं? तो ये ऑप्शन ए है श्रम ब्यूरो चंडीगढ़ के द्वारा, ऑप्शन ब है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO नई दिल्ली के द्वारा, ऑप्शन सी है नीति आयोग के द्वारा, ऑप्शन द है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का जो आपके ग्रामीण, शहरी और दोनों का शामिल जो है CPI, RU एंड C, तो ये जारी करता है दोस्तों राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो NSO है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है नई दिल्ली में, वो इसको जारी करता है। तो आपका ऑप्शन ब सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 बात कर रहा है सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में कर्मचारियों के लिए जो है महंगाई भत्ते के निर्धारण हेतु किस सूचकांक का प्रयोग किया जाता है? यानी महंगाई भत्ते को जो कैलकुलेट किया जाता है कर्मचारियों के लिए, चाहे सरकारी क्षेत्र के कर्मचारी हो चाहे निजी क्षेत्र के कर्मचारी हो, तो उनके लिए महंगाई भत्ते का किस सूचकांक में प्रयोग किया जाता है?
तो ग्रामीण श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ब ऑप्शन है ग्रामीण, शहरी एवं संयुक्त हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। द है औद्योगिक श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। और द है उपयुक्त सभी सूचकांकों का प्रयोग। तो उपयुक्त सभी सूचकांकों का प्रयोग तो किया नहीं जाएगा, जाहिर सी बात है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों वो स हो जाएगा, औद्योगिक श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। औद्योगिक श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का वर्तमान में आधार वर्ष है, यानी जो आपके औद्योगिक श्रमिक है, जो इंडस्ट्रियल लेबर्स है, उनके उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का जो है अभी आधार वर्ष कितना है। तो इसका आधार वर्ष अ ऑप्शन है 2011, ब ऑप्शन 2012, स ऑप्शन 2005, द ऑप्शन 2016। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वर्ष 2016, यानी औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है उसका आधार वर्ष 2016 है। तो 2016 जो आधार वर्ष है इसको वर्ष 2020 में लागू किया गया था, यानी वर्ष 2020 से ही 2016 वाले आधार वर्ष को आधार मान करके औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है वो जारी किया जा रहा है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है औद्योगिक श्रमिकों हेतु जारी किए जाने वाले उपभोक्ता मूल्य सूचकांक हेतु राजस्थान के कौन से केंद्र निम्नलिखित में शामिल है। यानी औद्योगिक श्रमिक जो है इंडस्ट्रियल लेबरर्स हैं, उनके लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो जारी किए जाते हैं उनमें राजस्थान में जो है 3 केंद्र हैं, वो कौन से हैं। ऑप्शन ए की बात करते हैं, अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर। ऑप्शन ब अलवर, उदयपुर, जयपुर। ऑप्शन स जयपुर, जोधपुर, कोटा। ऑप्शन द अलवर, जयपुर, अजमेर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अलवर, भीलवाड़ा और जयपुर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष कौन सा है। आपको ये लग रहा होगा कि आधार वर्ष से ज़्यादातर क्वेश्चन बनाए गए हैं, तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं दोस्तों, मेरे अनुभव के आधार पर मैं ये बात कर रहा हूँ कि आधार वर्षों वाले जो क्वेश्चन हैं वो आरपीएससी के या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, और आरपीएससी के तो ये फेवरेट क्वेश्चन है। तो आधार वर्ष आपको सारे के सारे याद करने हैं, इसी वजह से आधार वर्ष वाले क्वेश्चन को इसमें शामिल किया गया है। तो कृषि श्रमिकों के लिए जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी किया जाता है उसका आधार वर्ष कौन सा है। 2011-12, 2016-17, 2001-2002, 1986, 1987। तो ऑप्शन द जो है 1986, 1987 ये इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। ये थोड़ा सा इधर दब गया है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन होने की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन एनीवे दिख रहा है, मेरे ख्याल से समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो आइए निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कथन 1 है सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ग्रामीण, शहरी एवं संयुक्त का आधार वर्ष 2012 है। ठीक है। कथन 2 बात कर रहा है यह सूचकांक राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा ग्रामीण, शहरी तथा संयुक्त के लिए अखिल भारत तथा राज्य संघ राज्य क्षेत्र के लिए अलग अलग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी किए जाते हैं। यानी जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है वो आपके सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है
वो उसका आधार वर्ष 2012 है, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो दूसरा कथन है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, थोड़ा सा आपको क्वेश्चन की जो डिमांड है उसको थोड़ा ध्यान से देखना है। इस तरह से क्वेश्चन आपको चकरा देगा कि पूछा क्या गया है। कई बार हम हड़बड़ी में, अरे अब हमें ये याद है तो अपन उसको देख ले, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये असत्य कथन पूछ रहा है। ऑप्शन है केवल एक, यानी केवल एक असत्य है। ऑप्शन ब केवल दो, ऑप्शन स एक व दो, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो असत्य कथन पूछ रहा है, तो चूंकि ये दोनों कथन सत्य है तो असत्य कथन कौन से हो जाएंगे, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान से थोड़ा सा देखना है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 22 बात कर रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय श्रृंखला के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स औद्योगिक श्रमिक का निर्माण देश भर से औद्योगिक रूप से विकसित कुल कितने केंद्रों से संकलित किया जाता है। ठीक है, यानी कि जो आपके औद्योगिक श्रमिक जो है उनका जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसमें पूरे देश में कुछ सेंटर्स फिक्स किए गए हैं, उन सेंटर्स से आंकड़े लिए जाते हैं। उसी के तहत अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, पिछले 1-2 क्वेश्चन से पहले, कि राजस्थान में 3 केंद्र जो है वहाँ से आंकड़े लिए जा रहे थे। तो इस प्रकार के पूरे देश में जो है वो 88 सेंटर्स हैं। तो इसका ऑप्शन द सही हो जाएगा, यानी 88 सेंटर्स से आपके क्या लिए जाते हैं, आंकड़े लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 बात कर रहा है कि आपके निम्नलिखित में से कौन सा एक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का प्रकार नहीं है। यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो उसके 4 प्रकार है, उनमें से कौन सा नहीं है। यानी कृषि श्रमिकों हैं तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ये ठीक है। औद्योगिक श्रमिकों हैं तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ये भी ठीक है, हम देख चुके पहले। ग्रामीण श्रमिकों हैं तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ये भी हमने देख लिया, आप याद कीजिए, इसके आधार वर्ष के क्वेश्चन में यह आया था। लास्ट वाला है शहरी श्रमिकों हैं तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, तो ये जो है शहरी श्रमिकों के लिए जो है अलग से कोई नहीं निकलता है, इसका संयुक्त और शहरी और ग्रामीण के लिए जो निकाला जाता है वो निकाला जाता है। तो इसका ऑप्शन द सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं दोस्तों कि वर्ष 2022-23 में राजस्थान में सकल स्थायी पूंजी निर्माण किस क्षेत्र का सर्वाधिक है। यानी सकल पूंजी निर्माण जो है वो कौन से क्षेत्र का सर्वाधिक है। यानी कृषि क्षेत्र का पूंजी निर्माण कितना है, पंजीकृत विनिर्माण क्षेत्र का कितना है, निर्माण क्षेत्र, विद्युत गैस और जलापूर्ति क्षेत्र। तो ये थोड़ा सा आंकड़ों से बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन ये एक तरह से सबसे ज़्यादा जो है आपका स्थायी पूंजी निर्माण किस सेक्टर में हो रहा है, ये थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों निर्माण क्षेत्र। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, निर्माण क्षेत्र है ना, उसका सबसे ज़्यादा वो कितना है, 1,85,069 करोड़, 1,85,000, ठीक है, 69 करोड़। तो ये आंकड़ा भी आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है, सबसे ज़्यादा जो है इसका निर्माण क्षेत्र का योगदान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये, निम्नलिखित में से राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद किस वित्त वर्ष में ऋणात्मक वृद्धि दर को दर्शाता है। ये थोड़ा सा आपको क्वेश्चन अटपटा लग सकता है दोस्तों, लेकिन थोड़ा सा ये सोचने का, थोड़ा सा आपके एनालिटिकल तरीके से
विचार करने का मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन है। तो इसमें अ ऑप्शन है वर्ष 2020-21, ब ऑप्शन है वर्ष 2019-20, स ऑप्शन है 2021-22 और द ऑप्शन है वर्ष 2022-23। तो इसका सही जो उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा 2020-21। तो आप अंदाज लगाइए कि 2020-21 में ऋणात्मक वृद्धि दर क्यों रही थी। तो उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, -1.82% जो है वो आपकी राज्य की जो है GSDP ऋणात्मक रही थी, क्योंकि कोरोना के समय सारी इंडस्ट्रीज बंद थी और लॉकडाउन था, सारी इकोनॉमी रुकी हुई थी। इस वजह से आपके वृद्धि दर जो है वो ऋणात्मक रूप से रही। तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपको कैसा लगा फीडबैक भी दीजिए। आप जैसा फीडबैक देंगे उसी आधार पर हमारी टीम और हम प्रोत्साहित होंगे और आगे आपके लिए इसी स्प्रिंग सीरीज़ को हम रेगुलर रख पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स ए लॉट।